चर्चा हमारी केंद्रित होगी सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम यानी अनुसंधान में समस्या के चयन के परिप्रेक्ष्य में। इसके लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। नैक का मूल्यांकन वर्तमान परिवेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अति आवश्यक हो गया है। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में किसी प्राचार्य ने अपना पदभार संभाला और उसकी इच्छा है कि मैं कॉलेज में नैक का मूल्यांकन कराऊं, तो उसके लिए वह कॉलेज की समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और जब वह समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करेगा तो उसको एक नहीं बल्कि अनेक समस्याएं दिखलाई पड़ेंगी। जब उसकी वह लिस्टिंग करेगा कि वर्तमान में कॉलेज में नैक का मूल्यांकन करने के लिए या कराने के लिए मेरे पास क्या क्या समस्याएं हैं, मैं किस प्रकार उन समस्याओं का समाधान करूं और फिर कॉलेज को मूल्यांकन के लिए मैं प्रस्तुत करूं। उसी अनुरूप सेल्फ स्टडी रिपोर्ट को वह निर्मित करेगा। तो इसके लिए पहली जरूरत उसके समक्ष यह होगी कि जो समस्याओं की लिस्टिंग उसने की है उसमें वह प्राथमिकता सबसे पहले किसको दे, यानी प्राथमिकता का वह एक क्रम तैयार करेगा और उस क्रम के अनुरूप समस्याओं का वह समाधान करेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि एक समाधान से 2 या 3 समस्याएं भी सॉल्व हो जाती है। पिछले दिनों समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि हमारे देश में एक राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लाई। वह योजना यह थी कि राज्य के अंतर्गत जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है वहां कंप्यूटर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए और कमोवेश छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का आरंभिक ज्ञान दिया जाए। ठीक है, कंप्यूटर की खरीदी कर ली गई, लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या उपस्थित हो गई कि क्या कंप्यूटर के क्रय करने के पहले आपने ये देखा कि उन स्कूलों में बिजली उपलब्ध है कि नहीं। बिजली उपलब्ध अधिकांश स्कूलों में नहीं थी। तो जब हम कंप्यूटर की शिक्षा देना चाहेंगे तो इसके लिए बिजली की उपलब्धता होनी जरूरी है। अब जब सरकार ने ये योजना लॉन्च की तो इसके साथ ही साथ जो एक बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में थी कि वहां अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं था, वह कनेक्शन भी अब होने लगा। तो एक समस्या के समाधान से दूसरी समस्या का भी समाधान कुछ हद तक निकलकर सामने आ जाता है और इस तरह जब समस्याएं अनेक होंगी तो उसके निराकरण के लिए जरूरी होगा कि हम उसमें प्राथमिकता के क्रम को संयोजित करें और उसी क्रम के अनुरूप उन समस्याओं का हम निराकरण करें। मेरे समझ में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पर समस्या उपलब्ध नहीं है। हर क्षेत्र में समस्याएं हैं। आवश्यकता है हमारी दृष्टि की, हमारी अभिरुचि की और उस अनुरूप समस्या के चयन की। हम एक रिसर्चर के हैसियत से जब समस्या का चयन करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख बात यह होनी चाहिए कि रिसर्चर ने जो समस्या चुना है वास्तव में इसमें उसकी अभिरुचि है कि नहीं है, या जो समस्या उसे दी गई है रिसर्च करने के लिए या उसने ली है कहीं उस पर थोपा तो नहीं गया है कि तुमको इसी पे करना है, उसकी अभिरुचि नहीं है। तो सबसे पहले चुनाव में यह देखा जाना चाहिए अनुसंधान के समस्या के चुनाव में कि जिस समस्या का मैं चयन कर रहा हूं या रही हूं उसमें मेरी अभिरुचि कितनी है।
अगर अभिरुचि होगी तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। इसलिए अपने इंटरेस्ट को, अपने अभिरुचि को देखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि इस अध्ययन को किसी बड़े अध्ययन का आधार बनाने की इच्छा है कि नहीं, और शैक्षिक परिस्थिति में क्या सुधार हो सकता है, क्या गुंजाइश हो सकती है, इस बात पर भी गंभीरता पूर्वक गौर करने की जरूरत है। हर व्यक्ति आज के समय में महत्वाकांक्षी है, कोई कम है, कोई ज्यादा है। तो रिसर्च में समस्या के चुनाव में यह भी देखना चाहिए कि हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कितनी है और हम किस अनुरूप इस कार्य को संपादित भविष्य में कर पाएंगे। रिसर्चर के इंटरेस्ट पे सब कुछ निर्भर करता है। साथ ही साथ रिसर्चर के एप्टीट्यूड का भी महत्वपूर्ण रोल समस्या के चुनाव में होता है। और रिसर्चर को यह भी देखना चाहिए कि हम ऐसी समस्या का चुनाव करें जिस पर अब तक कुछ न कुछ कार्य हो चुका हो। कहीं हम ऐसी समस्या का चुनाव न कर लें जिस पर अब तक बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ हो, तो हमें फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें कोई बेस या कोई आधार नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छा यह होता है अनुसंधान के क्षेत्र में कि समस्या ऐसी हो जिस पर कुछ न कुछ कार्य अवश्य हुआ हो, ताकि हमें उस कार्य के मार्फत आगे बढ़ने के लिए एक आधार मिल सके। साथ ही साथ समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसके मूल्यांकन करने में सरलता हो, कोई कठिनाई नहीं हो, उसके ऑपरेटर्स हमारे पास उपलब्ध हो, और समस्या ऐसी हो जिसकी समाज में उपयोगिता हो। अगर हम ऐसी समस्या पे काम करते हैं कि जिसका देश और समाज के उपयोगिता में कोई भी नगण्यता है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, तो फिर ऐसे काम में अपना श्रम और धन को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आज के समय में अनुसंधान का कार्य खर्चीला भी है। हमें अपनी आर्थिक क्षमता का भी आकलन कर लेना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी समस्या पर कार्य करने का निश्चय कर लिया है, लेकिन क्या इस समस्या के समाधान के लिए या रिसर्च के लिए जो खर्च होगा उसको हम वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हम इतना समय इस पर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और क्या इस पर हमको उचित मार्गदर्शन मिल पाएगा। इन पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी विचार करना चाहिए कि जिस समस्या को हम ले रहे हैं, अगर उसमें आंकड़ों की जरूरत है तो क्या यह आंकड़े हमें आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे, या आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाए तो क्या उपलब्ध हो पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ गोपनीयता है और उसके वजह से हमें आंकड़े नहीं मिल पाए। तो इससे एक रिसर्चर के सामने कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि जिस समस्या का हम चुनाव कर रहे हैं उससे नैतिक मूल्य का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत एक परंपरावादी देश है और यहाँ पर नैतिक मूल्य का अहमियत बहुत ज्यादा है। जब इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम समस्या का कमोबेश चुनाव कर लेते हैं और मन बना लेते हैं कि हमें इस टॉपिक पे, इस बिंदु पे, इन बिंदुओं पे कार्य करना है, तो एक रिसर्चर को अपने आप से कुछ प्रश्न करना चाहिए और इस प्रश्न का जवाब अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। क्योंकि यह कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु उसकी अंतरात्मा होती है, और अंतरात्मा कभी भी गलत सलाह नहीं देती। जैसे हम चुनाव के दरमियान जब अपना वोट देने जाते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, चाहे हमारे सामने कोई किसी भी प्रकार का कैंपेन या प्रचार करके गया हो, उसका इफेक्ट एक पढ़े लिखे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन
वह अपनी अंतरात्मा की आवाज से चुनाव में वोटिंग करता है। कहने का तात्पर्य कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से लेते हैं। तो जब एक रिसर्चर समस्या के चयन के बारे में इतना कुछ कर लेता है, तब वह अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या मैं जिस समस्या का चुनाव किया हूं वह मेरी रुचि का है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न वह यह करता है कि क्या मेरा अनुसंधान कार्य समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी है या व्यवहारिक है, और जिस कार्य को करने का बीड़ा मैंने उठाया है क्या उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने की क्षमता मुझ में है? तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, या जिसको हिंदी में आत्मविश्वास कहा जाता है, वह होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक खाली बोरी को आप खड़ा कीजिए, वह खड़ा नहीं हो सकती, लेकिन आप उसमें सामान भर दें तो बोरी खड़ी हो सकती है। ऐसा ही आत्मविश्वास होता है। अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो बड़े से बड़े कार्य को वह आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह छोटा से छोटा कार्य को करने में बड़ा संकोच करेगा। बजरंगबली में आत्मविश्वास था, लंका उनके लिए कोई ज्यादा दूर नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होते हैं। तो आदमी को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इतिहास के विद्यार्थियों को नेपोलियन बोनापार्ट से शिक्षा लेना चाहिए, जो युद्ध के पहले कहा करते थे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड ओनली टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, और युद्ध को जीत जाया करते थे। तो ऐसा आत्मविश्वास हर व्यक्ति में होना चाहिए ताकि वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। साथ ही साथ एक रिसर्चर को अपने आप से पूछना चाहिए कि जिस कार्य को मैं करने वाला हूं, क्या इसके स्रोत मुझे मिल जाएंगे, या क्या इसमें मुझे उचित मार्गदर्शन मिल पाएगा, और क्या जो इस पर खर्च आएगा उसको मैं वहन कर पाऊंगा या मैं समय दे पाऊंगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर हाँ में मिलता है, यस में मिलता है, तो निसंदेह वह अनुसंधानकर्ता जिस समस्या का चुनाव किया है वह उसके लिए बेहद उपयुक्त है, और निसंकोच वह उस समस्या पर अपने कार्य को आरंभ कर सकता है, इस परिकल्पना के साथ कि वह आने वाले समय में इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेगा।